मेरे पाकिस्तानियों, अगर बैंक चलाए तो जर्नैल, खाद बनाए जर्नैल, सोसाइटी बनाए जर्नैल, सीमेंट बनाए जर्नैल, बिस्किट बनाए जर्नैल, डाइपर बनाए जर्नैल, गंदम काश्त करें जर्नैल, किसी से पार्टी बदलवाएं जर्नैल, पार्टी खत्म करें जर्नैल, किसी को वजीर आजम बनाएं जर्नैल, किसी को जेल में डालें जर्नैल, स्मगलिंग करवाएं जर्नैल, चलती हुकूमत को हटाएं तो जर्नैल, मुल्क में दहशत गर्दी करवाएं तो जर्नैल, अवाम की राय को तब्दील करें तो जर्नैल, अपना आम फौजी मरवाएं तो जर्नैल, बैरूनी ममालिक में जायदादें बनाएं तो जर्नैल, मुल्क की सारी सियासत कंट्रोल करें तो जर्नैल, जिस जगह मादनियात निकलें उस पर कब्जा करें तो जर्नैल। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें सारी की सारी इसराइली जर्नैलों के बारे में बोली और लिखी गई हैं। पाकिस्तान की हिफाजत मजबूत हाथों में है, बस अपनी लानतों का सिलसिला इजरायली जर्नैलों पर जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद बुनियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 21 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। आज की जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद आपके ज़हन में ना हो। ये डेट है 21 अप्रैल 1938, जब डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हुए। यानी आज डॉक्टर इकबाल का यौम वफात है। डॉक्टर इकबाल ने सबसे पहले इलाहाबाद में पाकिस्तान का या एक अलहदा वतन का नजरिया पेश किया था। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान का ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था। उन्होंने हिंदुस्तान के मसाइल का ये हल पेश किया था कि जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो मुसलमानों को दे दिए जाएं इलाके, और जहां पे हिंदू अक्सरियत है वो इलाके हिंदुस्तान को दे दिए जाएं। फिर इन बेसिस पे मुस्लिम लीग ने अपनी जद्दोजहद जो है वो शुरू की, और उसके बाद 1947 में जो है वो पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। डॉक्टर इकबाल बुनियादी तौर पे एक फिलोसफर और एक शायर थे। उनकी शायरी ने पूरी दुनिया को जो है वो मुतासिर किया। अगर आप कहें कि किसी एक मुल्क ने जिसने डॉक्टर इकबाल की शायरी को जो है वो घोल कर पिया तो वो ईरान है। ईरान में डॉक्टर इकबाल को इकबाल लाहौरी के नाम से याद किया जाता है और डॉक्टर इकबाल पर पीएचडी किया जाता है, और जो डॉक्टर इकबाल का फलसफा खुदी है तो उस पे बड़ा जोर दिया जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा है इमरान खान और सैयद अली खामेनेई की मुलाकात का। तो आप देखें कि डॉक्टर इकबाल ने किस तरह जो है वो ईरानियों को मुतासिर किया। इमरान खान ने सैयद अली खामेनेई से एक दफा पूछा, 40 सालों से आपका मुल्क पाबंदियों का शिकार है, आपके असासे तक जब्त हो चुके हैं, फिर आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे इतनी शानदार तरक्की हासिल की है। इमाम खामेनेई मुस्कुराए और जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब आपके पास है। इमरान खान ने चेहरे पर हैरत देखकर सैयद आयतुल्ला खामेनेई ने इरशाद फरमाया कि हमने इलामा मोहम्मद इकबाल लाहौरी का फलसफा खुदी अपना रखा है, जिसकी वजह से हम पाबंदियों के बावजूद खुशहाल और मुतमईन हैं। इमाम खामेनेई ने 100% सच कहा था। अगर हम भी डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करते तो आज हम भी दुनिया में एक गैरतमंद और बहादुर कौम के तौर पर
पहचाने जाते। मगर अफसोस है कि हमने कभी इकबाल को पढ़ा, ना ही कभी समझने की कोशिश की। आज इल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विसाल है। ये जो हमारे बाजारी लीडर्स हैं, जो कौम के साथ झूठ बोलते हैं, जो कौम को धोखा देते हैं, वो हर जलसे में आपको इकबाल के शेर पढ़ते नजर आएंगे। वरना इकबाल ने क्या कहा, इकबाल क्या चाहते थे, इकबाल का शाहीन क्या था, इकबाल की रियासत मदीना क्या थी, इकबाल का दीन क्या था, ये किसी को भी नहीं पता। यानी ना जो है वो हमारे निज़ाम तालीम में ये कभी जगह बना पाया। यानी मरियम नवाज ने और कुलसूम नवाज ने वो सिलेबस में जगह पा ली। उनके बारे में 9th और 10th के इम्तिहानात में सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इकबाल क्या चाहते थे, डॉक्टर इकबाल किस किस्म का मुआशरा देखना चाहते थे, और अगर आज डॉक्टर इकबाल होते और उस किस्म की शायरी करते तो आप यकीन करें कि डॉक्टर इकबाल या तो कोट लखपत जेल में होते या फिर वो इमरान खान के साथ अडयाला जेल में होते। इमरान खान भी बड़ा जिक्र करते हैं इकबाल के शाहीन का, बड़ा जिक्र करते हैं इकबाल की शायरी का, बड़ा जिक्र करते हैं गैरत का, क्योंकि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि गैरत है बड़ी चीज इस जहान तगो दो में, कि ये जो दौर है ना, ये जो दुनिया है, इसमें गैरत बड़ी चीज है। और इस गैरत के दम पर कौमें जो है वो बनती हैं, कौमें तरक्की करती हैं, कौमें फलती फूलती हैं। आप ईरान को देख लें, तकरीबन 30 दिन या 40 दिन अपने से 10 गुना बड़ी ताकतें, इजराइल और अमेरिका, उनके पास असला भी ज्यादा है, उनके टट्टू भी ज्यादा हैं, उनके पास माल भी ज्यादा है, उनके दोस्त भी ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने गैरत को हथियार बनाकर किस तरह जो है वो मुकाबला किया इन दो बड़े शैतानों का, और शानदार मुकाबला किया। आज इस्लामाबाद में क्या तमाशा लगा हुआ है? इस्लामाबाद में यह तमाशा लगा हुआ है कि मुबैना तौर पर जो अमरीकी हैं वो मुज़ाकरात करने के लिए वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन जो ईरानी वफ्द है, ईरानी वफ्द जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम अपनी कनपट्टी पर गन रखवा कर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमें डोनाल्ड ट्रंप पे किसी किस्म का एतमाद नहीं है। कल परसों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में एक दिलचस्प हकीकत शाये हुई है कि पिछले 4 साल में डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपने 4 साला दौरे इक्तदार में 30,700 झूठ बोले, और ये 31 झूठ पर डे, यानी एक दिन में ये 31 झूठ जो है वो बनते हैं अपने 4 साल पिछले इक्तदार में डोनाल्ड ट्रंप ने बोले। और इस दौर में मेरा ख्याल है कि उनका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, क्योंकि ये सोता है तो और झूठ बोलता है, ये जागता है तो और झूठ बोलता है। बहरहाल अमरीकी कौम ने बदतरीन जो है ना वो अपना जो सदर देखा तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। वरना अमरीकी सदर वो ग्रेस का मुजाहरा करते हैं, अमरीकी सदर की बात का एतबार किया जाता है, अमरीकी सदर बड़े बड़े फोरम्स पे बोलते हैं, लेकिन अब इसका मजाक उड़ता है। यानी आप देखें ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, इसके अलावा CNN ये दावा कर रहा है, ये बड़े अखबार सारे दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अमरीका को पिछाड़ दिया है, ईरान जो है वो अमरीका से जीत गया है, और ईरानी ये समझते हैं कि वो ये जंग जीत गए हैं, और अमरीकी ये समझते हैं कि वो ये जंग हार गए हैं। ब्राजील के सदर कहते हैं कि हमें कहा गया कि इराक के पास जो है वो मास डिस्ट्रक्शन जो है वो वेपन्स हैं, तो बाद में क्या निकला? बाकी इराक के पास क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। और किस तरह सद्दाम हुसैन को एक गड़े से गिरफ्तार किया गया, और ईद उल अजहा वाले दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। मुसलमानों को पैगाम दिया गया कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। किसी ने क्या उखाड़ना था? अभी देखें लेबनान में क्या हो रहा है। यानी कल कहा जा रहा था कि जब से गजा पीस बोर्ड बना है तो हजारों दफा जो इजराइल है वो फलस्तीन की या गजा की सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है, क्योंकि उन्हें पता है अगर आगे से उनको डांगे और सोटों का डर होता तो बिल्कुल ऐसा न करते।
यानी मेरा सवाल यह है कि अमेरिका शुमाली कोरिया से जंग छेड़े, अमेरिका चीन से जंग छेड़े, अमेरिका रशिया से जंग छेड़े? नहीं छेड़ेगा, कभी भी नहीं छेड़ेगा। वो इसलिए नहीं छेड़ेगा कि उसको पता है कि उनके पास एटमी हथियार हैं, अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल हैं। वो नहीं छेड़ेगा जंग, वो जंग इनके खिलाफ छेड़ेगा, और खासकर बेगैरतों के खिलाफ छेड़ेगा, जिनमें गैरत नहीं है, जो पेट के बंदे हैं, जो पेट से सोचते हैं, जो जायदादें बनाते हैं, जो अपने मुल्क लूटते हैं, जो अपनी कौमों का खून चूसते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ेगा। बहरहाल बात हो रही थी डॉक्टर इकबाल की गैरत की। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और है। फिजा तो एक ही है ना, गिद्ध भी इसी फिजा में उड़ता है, शाहीन भी इसी फिजा में उड़ता है, और गिद्ध को मीलों दूर पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह मुर्दार की बू आ जाती है, वो वहां पे पहुंच जाता है। शाहीन इस तरह नहीं करता, शाहीन अपने हाथ से शिकार करता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये डॉक्टर इकबाल कहते हैं ना, ये सारी बातें अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। यानी वो कहते थे कि अज़ान में भी फर्क है, जो मुल्ला की अज़ा है वो और है, मुजाहिद की अज़ा जो है वो और है। तो बहरहाल काश डॉक्टर इकबाल को पढ़ा जाता, काश डॉक्टर इकबाल को समझा जाता, बाल जिब्रील पढ़ी जाती, बांगे दरा पढ़ी जाती, तो कौम में ये जो आजकल आप नेट देख रहे हैं, ये जो आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये जो नई नस्ल का रुझान देख रहे हैं, तो इसमें काफी बदलाव आता। इकबाल को समझाया जाता कि इकबाल क्या चाहते थे। अली खामेनाई ने इमरान खान को बताया कि हमने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, हमारी जायदादें नहीं हैं, हमारे बंकर्स नहीं हैं, हमारे महल्लात नहीं हैं, हमारे पास 10 और 20 अरब के जहाज नहीं है, हम बिल्कुल सादा लोग हैं, सादा जिंदगियां गुजारते हैं और आराम से शहादत को कबूल कर लेते हैं, लिहाजा हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। बहरहाल 21 अप्रैल 1938 हम जो है वो दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो डॉक्टर इकबाल को गरीक रहमत करें, उनके जो है ना दर्जात को मजीद बुलंद करें। मैंने एक दफा हाजिरी दी थी लाहौर में, उनके मज़ार पर काफी वक्त गुजारा था और डॉक्टर साहब को याद किया था। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है, एक वीलॉग भी आपके सामने रखना है। सबसे पहली खबर मैंने आपको पहले बताया था कि आज जंग बंदी का आखिरी दिन है, जंग बंदी का, यानी कुछ टाइम जो है वो रह गया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वक्त बहुत कम है और डोनाल्ड ट्रंप इसमें इजाफा कर सकते हैं। अब ये खबर हो गई। दूसरी खबर सुने, दूसरी खबर यह है कि अमरीकी कहते हैं कि इस जंग की आड़ में बयानात देकर जंग लग रही है, सुलह हो रही है, अरबों डॉलर्स बना लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके फ्रंटमैनों ने। ये बात मैं आपको एक हफ्ते से कह रहा हूं कि ये जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जंग को अपॉर्चुनिटी जाना और निचोड़ लिया, पुराने तेल पे कीमतें बढ़ाई और अरबों रुपए कमा लिए एक दो रातों में, अरबों रुपए। यही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और दोनों मिले हुए हैं, यानी ये सूलतकार हैं, ये अमन करवा रहे हैं, वो अमन कर रहा है, लिहाजा जाहिर है कि आदतें तो आपस में जो है ना वो मिलनी है। तो अरबों डॉलर्स ये है जेरेड कुश्नर, इसके बाद एरिक ट्रंप, ये ट्रंप का बेटा है, इसके अलावा जो है ना ट्रंप जूनियर, ये भी उसका बेटा है। यानी वो नून लीग वाला और पीपल्स पार्टी वाला रंग जो है वो ट्रंप और ट्रंप के खानदान पे भी चढ़ गया है। अब अखबारात कह रहे हैं कि ये वारदात डाल रहा है, मार्केट के एंड पे ये धमकियां लगाता है, 2 दिन मार्केट बंद होती है, मार्केट के खुलने पे ये मुज़ाकरात कह देता है, जंग बंदी कह देता है, हम जीत गए हैं, मैं अजीम नहीं अजीम तरीन हूं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, जिनको घर में दूसरी दफा दाल कोई नहीं देता, जिनको अपने मुल्क में जुर्रत नहीं है कि वह आम लोगों में निकलें, वो उसके फेवरेट हैं। तो अब अमेरिकी सोसाइटी में
بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے یہ کرپشن ہو رہی ہے اور یہ جو مافیا ہے یہ مال بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انکشاف ہوا ہے کہ $2 ارب جو ہے وہ جیرڈ کرشنر نے، جو اس کا داماد ہے، اس کو سعودیہ نے نقد دیے ہیں۔ یہ بھی بات کر رہے تھے نا، غیرت ہے بڑی چیز اس جہان تگ و دو میں۔ سعودی عرب تو خیر وہ تو بالکل ڈالیوں اتر گئے نا، انہوں نے تو اپنے کپڑے اتار دیے، توپیں اتار دی، لہنگے اتار دیے، وہ جو سر پہ ویسپے والے ٹائر ہوتے ہیں وہ اتار دیے، بچیاں نچوا دی، بچیاں بیچ دی، بچیاں خرید لی۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے، حرم کی کمائی سے شیمپین پی لی، حرم کی کمائی سے وسکی سرو کر دی۔ ان کے باپ کیا ہے حرمین، وہ جگہ ان کے باپ کی ہے، آل سعود کی، لیکن وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جیرڈ کرشنر کو $2 ارب نقد دیے ہیں کہ ہماری الیک سلیک۔ پاکستانی جرنیلوں نے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں حسین حقانی کے بقول، وہاں پہ لوبی ہائر کی ہے کہ ہمارے نمبر بنائے ٹرمپ کے سامنے، بتائے کہ ہم کون ہیں۔ یہاں پہ جان چکزئی کہہ رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد کی کیا مجال ہے عاصم منیر کے سامنے، یہی کام انہوں نے امریکہ میں کروایا ہے اور ملینز آف ڈالرز دیے ہیں لوبسٹ کو۔ پاکستانیوں کو پیسہ کوئی جیب سے دیا ہے، پاکستانیوں کو پیسہ دیا ہے کہ ٹرمپ کے سامنے ہماری تعریفیں کرو تاکہ ہم ادھر غیر قانونی اقتدار اپنا قائم رکھ سکیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ 3 سمتوں سے حملہ ہوگا۔ پہلا انہوں نے کہا ہے ینبو، یہ دنیا کی سب سے بڑی پائپ لائن ہے، سعودیہ سے تیل لے کے جاتی ہے ینبو، اور یہ بڑا تاریخی مقام ہے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی حکمران تھا بلڈون، میرا خیال ہے بلڈون تھا، اس نے وہ ینبو تک پہنچ گیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حملہ کرنے کے لیے وہ ینبو کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ وہی ینبو ہے جہاں پہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ حال کیا تھا، بلڈون کا وہ حال کیا تھا کہ وہ راستے سے واپس چلا گیا تھا۔ یہ وہ ینبو ہے، یہاں سے دنیا کی سب سے بڑی تیل کی پائپ لائن جاتی ہے سعودیہ کی۔ ایران نے کہا کہ 3 طرفہ حملہ ہوگا، ینبو، اس کے علاوہ جو ہے نا فجیرہ، جو سب سے زیادہ ٹینکر ہیں آئل کے UAE میں، اور تیسرے نمبر پہ باب المندب جو بحیرہ احمر کو بند کرے گا، جو واحد راستہ کھلا ہوا ہے تجارت کا، وہ ہوتیز کو کہہ کر یہ راستہ بھی بند کر دیں گے اور وہ نشانہ بنائیں گے ینبو میں سعودیہ کی تیل کی سپلائی کو۔ تو یہ ایران نے کہا ہے کہ اس دفعہ حملہ وہ 3 طرفہ ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ احمد وحیدی، یہ کون ہے؟ احمد وحیدی پاسداران انقلاب کے جو ہے نا سربراہ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا جو ٹوٹل اختیار ہے وہ احمد وحیدی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں نوجوان نکلے، نیپال میں نکلے، انڈونیشیا میں نکلے، لیکن وہ پھر انقلاب پانی کے بلبلے کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایران کا انقلاب آیا تھا 79 میں، اور وہ بھی تک کیوں قائم ہے، وہ بھی تک کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ ہے پاسداران انقلاب، ان کا نام بھی انقلاب کے پاسبان ہے، اور یہ سب سے بڑی قوت ہے ایران میں، سب سے بڑی فورس ہے۔ تو احمد وحیدی جو ہے وہ ہاں یا نہ، یعنی یہاں تو ٹوٹ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستانی ہاں نہ سے، نہ، احمد وحیدی کی ہاں یا نہ سے جو ہے وہ مذاکرات کی جو بیل ہے وہ منڈے چڑھے گی۔ بہرحال ایک اور بین الاقوامی خبروں سے مقامی خبروں پہ آتے ہیں۔ آج منگل کا دن ہے، عمران خان کی بہنیں وہ اڈیالہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، اڈیالہ کے قریب پہنچ چکی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ فورس وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا کہ 1960 والی سوچ وہ پریویل کر رہی ہے پاکستان میں، اور ڈاکٹر اقبال کا فلسفہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں اس جہان تگ و دو میں۔ کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنرل عاصم منیر اور اس کے پالے ہوئے لوگوں کو عمران خان کی بہنوں سے مسئلہ کیا ہے۔ یہ آج آپ کو سمجھاتا ہوں ان کی کیوں کردار کشی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر منگل اڈیالہ کیوں پہنچ جاتی ہیں، یہ پہلی بات ہے۔
पूरा हफ्ता इनका सुकून से गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही मंगल आता है हर तरफ अडियाला और इमरान खान की बात होने लगती है। अब देखे ना कि मैं मंगल वाला वीलॉग शुरू करता हूं तो अडियाला से शुरू करता हूं। हर तरफ अडियाला और इमरान खान की बात होने लगती है। हर मंगल उन्हें अडियाला के बाहर लोगों पर जुल्म और सितम जो है ना वो करके अपने ऊपर एक नया बोझ डालना पड़ता है। नया बोझ, बेगुनाह, बेजरर, निहत्ते, बच्चे, औरतें, बच्चियां, उन पे जुल्म करना पड़ता है। जी, ये जितना जुल्म करते हैं और वो दुनिया की नजरों में आता है, दुनिया देख रही है। अभी तो दुनिया को गर्ज है ना, अभी तो पूरी दुनिया इस रजीम के साथ है, क्योंकि इस रजीम को लाई दुनिया है। ये रजीम अपनी मर्जी से तो आया नहीं है, लाया गया है। जी, तो ये जितना जुल्म करते हैं वो दुनिया की नजरों में आता है, उतना ही इन्हें अपनी कमजोरी और मुतनाजा हुकूमत को सहारा देने के लिए बैरूनी ताकतों के सामने मजीद झुकना पड़ता है। ये चक्कर है, मजीद झुकते हैं, मजीद दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं कि हमें मोहलत दें। गैर कानूनी रजीम है। फिर उन्हें यह मसला भी है कि वो खुद तो आए ही हैं, साथ ही हर मंगल पूरी पार्टी को भी अडियाला आने का कहती हैं। अब गौर करना है, अब वो क़यादत जो खामोशी से जर्नैलों के साथ अपने मफादात सेट कर चुकी है, उसे अपनी मजलूमियत का नकाब उतार कर खुलकर इस काल को नजरअंदाज करना पड़ता है जो नहीं आते। इस अमल के जरिए वो चेहरे भी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं जो कल तक अवाम की आंखों में धूल झोंक कर खुद को वफादार जाहिर करते थे। उनके चेहरों से नकाब उलट रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद अली खान की जुल्फे हो, चाहे वो शेख वकास अकरम की दाढ़ी हो, अली अमीन गन्नापुर की मूछें हो, सारे लानती, मिसाल यूसुफ जई का बेबी फेस हो, खूबसूरती हो, मेकअप हो, सारे मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई के शागिर्द वो बेनकाब हो जाते हैं। जी, अब वो मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने अया हो चुके हैं और यही बात जर्नैलों और उनके हामियों को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। ये काम तीन बहनों ने किया है। तीन बहनों ने घोड़े और खोते अलग-अलग कर दिए हैं। जी, इमरान खान इन बहनों का अकलौता भाई है। जितनी फिक्र इन बहनों को है वो शायद किसी और को नहीं हो सकती। हम सब इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन खून का रिश्ता अपनी जगह एक अलग हकीकत रखता है। यही वजह है कि ये बहनें एक चट्टान की तरह दबाव के बावजूद ये मोहब्बत ही है कि दिसंबर जनवरी की ठिठुरती रातों में वाटर कैनन्स का मुकाबला किया, लेकिन अडियाला आना नहीं छोड़ा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पीटिया जैसे मीर जाफर और मीर सादिक क्यों नहीं निकलते? ये बड़ा अहम सवाल है। अब सुनना है, क्योंकि इन जमातों ने बहुत पहले ये सीख लिया था कि ताकत को खानदान के अंदर ही रखना है। खानदान के अंदर उन्होंने इस पाकिस्तानी मुआशरे को समझ लिया था कि यहां वफादारियां खरीदना मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं यहां पे खरीदना। यहां ईमान बिकने को तैयार हैं, बस कोई कीमत देने वाला हो, कीमत देने वाला। इसलिए उन्होंने क़यादत को कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। हमजा कुकड़ी मुख्यमंत्री, बड़ा गंजा, छोटा गंजा, उधर बड़ा यरकान, काला यरकान, वो हिजड़ा, वो खुसरा, वो बदमाश फरियाल तालपुर, वो अब जो है ना वो नब खड़बी आसवा भुट्टो, वो सारे आप देख लें, एक खानदान है। जी, उन्हें पता है ना, उन्हें पता है। जर्नैल भी ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर इमरान खान के बयानिए और उसके असर को खत्म करना है तो उसके खानदान को अवाम से दूर करना होगा। हसन न्यावी इसलिए वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किरदार शेर अफजल मरवत, अली अमीन गन्नापुर, मिसाल यूसुफ जई जैसे गलीज लोग नई कहानियां और बयानियां लेकर सामने आते हैं। इनका असल काम अवाम के ज़हनों में शकूक व शुबात पैदा करना और इमरान खान की बहनों से फासले पैदा करना है। ये स्क्रिप्ट नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। 1947 से यही कुछ
होता आया है 1947 से आज तक। यही सब तो किया है इस फौज ने। इन जर्नैलों की नजर में तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन फातिमा जिन्नाह भी मुल्क दुश्मन थी। आप पढ़ लें तारीख। ऐसी ही घटिया कैंपेन फातिमा जिन्नाह के खिलाफ भी चलाई गई थी। भाई के साथ ताल्लुकात हैं, पता है आपको, ये कहा था इन्होंने, भाई के साथ, कायद आजम के साथ। भुट्टो ने कहा था इसलिए बुढ़िया शादी नहीं करती। ये लोग मुलविस हैं आप पे। वैसे तो अबुल कलाम आजाद ने नहीं कहा था ना कि एक दिन मुसलमान कहेंगे, ये पाकिस्तान नौजवान कहेगा कि ये था ही गलत, इसका बनना ही गलत था, अगर यही कुछ होना था। तो बंगालियों ने बहुत पहले भांप लिया था कि ये गलत है सारा कुछ, और वो 3 डब्बा उठा के अलहदा हो गए। जी, ऐसी ही घटिया कैंपेन फातिमा जिन्नाह के खिलाफ भी चलाई गई थी। दुनिया बदल गई, लेकिन इन एफए फेल डफर्स की सोच आज भी 1960 की दहाई में रुकी हुई है वहीं पे। अब तो जनरल आसिम मुनीर ने 4 डिक्टेटर्स का मुताला किया है, 4-5 बंदे बिठाए हुए हैं, बल्कि 8-10, कि उनकी जिंदगियों का मुताला करें। उन्होंने कौन सी गलतियां की कि कोई जहाज में उड़ गया, किसी को एड्स हो गया, कोई फालिज हो गया, कि मुझे वो सारा कुछ ना हो। और 10 बंदे रिसर्च कर रहे हैं और गलतियां बता रहे हैं, और एक बात पे वो सारे मुत्तफिक हैं जिन्होंने जनरल साहब को बताया है कि आपने जो है वो वर्दी नहीं उतारनी और किसी पर जो है वो इतबार नहीं करना। इतना अरसा हो गया फौज में तरक्की नहीं हुई, फौज में नया लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनना, नए लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बने, वही रिटायरों से काम चलाया जा रहा है। वो पुराने खोखे एक्सपायर हो गए हैं, वही चल रहे हैं, नए जर्नल नहीं बनाए गए। यानी डॉट कनेक्टिंग करें ना, नए जर्नल नहीं बनाए गए, क्योंकि वो और 10 बंदे रिसर्च कर करके बता रहे हैं चीफ साहब को कि आपने क्या क्या करना है, आपने किस तरह इजराइल को धोखा देना है। इजराइल एक कमरे में है तो आपने दूसरे कमरे में कैसे जाना है, आपने सहूलतकारी किस तरह करनी है अमेरिका की, आपने डोनाल्ड ट्रंप के करीब किस तरह होना है, आपको कौन बचा सकता है, आपको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बचा सकता है। माज़अल्लाह खुदा बूढ़ा हो गया है, अस्तगफिरुल्लाह खुदा की आंखें कमजोर हो गई हैं, नऊज़ुबिल्लाह खुदा के वो इख्तियारात ही नहीं रहे, बड़ा दौर गुजर गया है। अब खुदा के पास वो इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात कम हो गए हैं, ये उनको बताया जा रहा है। जी, अब फैसला आपके हाथ में है, आपने सच के साथ खड़ा होना है या फिर इन बयानियों का हिस्सा बनना है जो हर दौर में हक को दबाने के लिए घड़े जाते रहे हैं। यानी बयानी घड़े जाते हैं और यही घड़वाते हैं, चाहे वो फातिमा जिन्नाह हो, चाहे वो शेख मुजीब हो, चाहे वो कोई ही हो। उनके खिलाफ बेनजीर भुट्टो, नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से, नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से, सारे पीछे जर्नैल थे, कौन है यहाँ 47 से। यानी अब तो इस तरह हकीकत सामने आ गई है कि ये, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो कुछ अमेरिका के साथ कर रहे हैं, इस बात को समझना है, गुलाम इसके इसहाक डार के बयान को समझना है। हमने डील की है अमेरिका के साथ, फिर आगे अमेरिका ने डील कर लिया इजराइल के साथ, इसमें हमारा क्या कसूर। ये जितनी भी सहूलतकारी हो रही है, बहुत बारीक वारदात, बहुत बारीक वारदात। मुसलमान है ना, कौम तो है नहीं, फिर पाकिस्तानी है। सुबह भी आपको बताया था कि हमारा पेट भरा हुआ होना चाहिए, हम पे बोबी खुसरा हुक्मरान हो, हम पे इमरान खान हो, हम पे शहबाज शरीफ हो, हम पे जो है ना वो महक मलिक हो। यानी ये कौम कह रही है कि हमारा पेट भरा हुआ होना चाहिए, हमारे पेट पे पत्थर नहीं होने चाहिए, हमें जो है ना वो 1.5 मिनट के पद आने चाहिए, 1.5 मिनट के, यानी पद निकले तो 1.5 मिनट निकलता रहे, नेचुरल गैस या अमाइनो एसिड पैदा करता रहे, और हम खाएं, हगें, 4-5 जो है ना वो मुख्तलिफ शक्ल बच्चे पैदा करें और उसके बाद मर जाएं, बस। यानी वो उनका ये क्या, तो इस कौम से वास्ता है इनको चे बनाना, मोतिया बनाना, खलीवली करना, कसम पैदा करने वाले की ये सारी सहूलतकारी इजराइल की हो रही है, सारी सहूलतकारी। उसको रेलिवेंट रखा जा रहा है दुनिया में,
اس کے خلاف نفرت کم کی جا رہی ہے، اور یہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو جیریڈ کرشنر ہے یہ نسلی یہودی ہے لبنان کا، ٹرمپ کا داماد ہے، اس کے ساتھ سٹیو وٹکوف، وہ گہرا دوست ہے نیتنیاہو۔ یہ دو بندے تو ہیں اسرائیل کے، یہ تو اسرائیل کے نمائندے ہیں۔ ہاں، جے ڈی وانس اگر آتا ہے یا پہلے بھی آیا، وہ نمائندہ ہے امریکہ کا، وہ نائب صدر ہے، اس کی سوچ بھی تھوڑی مختلف ہے۔ یہ سہولت کاری امریکہ کی نہیں ہے، یہ سہولت کاری اسرائیل کی ہے۔ ورنہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا کیا اسرائیل نے؟ یہی ایران کہتا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی ہو، غزہ میں ظلم نہ ہو۔ یہ سہولت کاری اصل میں اسرائیل کی سہولت کاری ہے۔ اس کا امیج آج کیا کہا ہے اس نے، جو ہے نا وہ برازیل کے صدر نے، کہ غزہ میں کیوں ظلم کیا گیا، یہ برازیل کے صدر نے کہا ہے۔ جارجیا میلونی جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے، آج کل بڑا چھائی ہوئی ہیں اپنے سٹانس اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اس نے دفاعی معاہدہ ختم کر دیا اسرائیل کے ساتھ۔ شکر ہے وہ جرنیل نہیں ہے پاکستان کی، جارجیا میلونی، وہ عورت ہے۔ برازیل کا صدر کہتا ہے کہ ایران پہ حملہ کیوں کیا گیا، اس سوال کا جواب دیں، ایران پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ تو یہ سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ ان کو نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ ورنہ برازیل کے صدر نے سوال کیا حملہ کیوں کیا، یہ بھی کہتے کیوں حملہ کیا ایران پہ نیتنیاہو کی باتوں میں آ کے، اور سنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کورام مچا ہوا ہے، یہ جو ہے نا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ پاگل ہوا پھرتا ہے۔ پھر اس کی جرنیلوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے۔ اب یہ جنگ جیت گئے ہیں، کبھی کوئی جیتی ہوئی فوج اپنے جرنیل فائر کرتی ہے؟ بتائیں نا، جیتی ہوئی فوج جرنیل فارغ کرتی ہے؟ 4 جرنیل فارغ ہو چکے ہیں، آرمی چیف فارغ ہو چکا ہے، آرمی چیف فارغ ہو چکا ہے۔ یعنی پاکستان میں جس دن آرمی چیف فارغ ہوا، اس دن میرا خیال ہے کہ عید الفطر سے زیادہ سیلیبریٹ کرے گی قوم، عید الفطر سے زیادہ۔ وہاں آرمی چیف فارغ ہو گیا، جنگ جیتے ہیں۔ آپ بتائیں، جیتی ہوئی فوج اپنے جرنیل فارغ کرتی ہے اور یہ پاگل ہوا پھرتا ہے، وہاں پہ بکواس کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بال نوچتا ہے، یہ ٹچا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ سہولت کاری اسرائیل کی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔